नमस्कार सभी को। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में हमने पहले वाला जो वीडियो देखा था उसमें भी इसी पाठ से संबंधित मैंने वीडियो डाला है, राजा, किसान और नगर, जो कि आपका पाठ संख्या सेकंड है इतिहास का। और उससे पूर्व का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें हड़प्पा सभ्यता और मौर्य साम्राज्य तक के इतिहास को हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर जाना था। अब जो आपकी किताब के अंदर नेक्स्ट बिंदु है या अगले टॉपिक है उसको हम पार्ट 2 के माध्यम से जानने का प्रयास है वो करेंगे। तो टॉपिक है हमारा दक्षिण के राजा और सरदार। देखिए, दक्षिण में सरदार और सरदारियाँ थी, और इस सरदारियाँ से तात्पर्य होता है राजा, और सरदार से तात्पर्य होता है राजा, और सरदारियों से हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि सरदारियों से तात्पर्य होता है राज्य। ठीक है, तो अब टॉपिक पे आते हैं कि भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ। सरदारियों का उदय होना या राज्यों का उदय होना, ठीक है, सरदारियों का उदय हुआ। और उन सरदारियों को दक्षिण भारत में तमिलकम के नाम से जाना जाता था। अब ये तमिलकम क्षेत्र क्या है, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि तमिलकम किसे कहते हैं। तो तमिलकम क्षेत्र जो है उसके अंदर तमिलनाडु का प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल के हिस्से हैं वो सम्मिलित है। तो ये तीनों प्रदेशों का मिलकर जो क्षेत्र बना है उसे तमिलकम के नाम से जाना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है। तमिलकम क्षेत्र में चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारी अस्तित्व में आई। ये राज्य काफ़ी समृद्ध थे। अगर हम दक्षिण भारत को देखते हैं या दक्षिण के इतिहास को देखते हैं तो हमें सबसे पहले चोल साम्राज्य, ठीक है, और उसके अलावा चेर और पांडे, तो ये प्रमुख जो है कह सकते हैं कि साम्राज्य थे जिनका दक्षिण में काफ़ी लंबा है प्रभाव रहा। और ख़ास तौर से चोल साम्राज्य जो कि कह सकते हैं कि चोल साम्राज्य जो कि जिन्होंने चोलों ने बंगाल की खाड़ी को झील बना दिया था, ऐसा कहते हैं इतिहासकार, और उन्होंने म्यांमार या बर्मा तक का अपना राज्य है वो जीत लिया था। तो इस प्रकार से ये दक्षिण के शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। लेकिन शुरुआती दौर में इन्हें राजा या सरदार या सरदारियों के नाम से जाना गया था, लेकिन ये सरदार या सरदारियाँ राजा ही होते हैं और सरदारी से तात्पर्य राज्य होता है। अब सरदार के कार्य क्या होते थे? देखिए, दक्षिण में जो राजा या सरदार होता था या शासक होता था उनके कार्य क्या होते थे? तो पहला कार्य है अनुष्ठान का संचालन करना। अनुष्ठान का संचालन है यानी धार्मिक कार्यों का आयोजन करवाना, पवित्र कार्य करवाना। दूसरा शासक का काम है युद्ध का नेतृत्व करना। कोई भी शासक युद्ध जब करेगा, साम्राज्य विस्तार करेगा, निश्चित तौर पे वो युद्ध का नेतृत्व भी करेगा। इसके अलावा लड़ाई झगड़े विवाद इत्यादि को सुलझाना भी शासक या सरदार का कार्य ही होता था। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है। दक्षिण में ये नियम था कि जो सरदार या जो शासक होता था उससे समय समय पर जो उनके अधीन में काम करने वाले जो राजा के अधीन काम करने वाले अधिकारिक गण या कह सकते हैं कि जन सामान्य लोग समय समय पर शासक को भेंट वगैरह दिया करते थे। भेंट से तात्पर्य है उपहार इत्यादि, ठीक है ना, जो वो अपनी मर्जी से जो है प्रसन्न होकर देते थे, उसे भेंट कहा जाता है। अपने समर्थकों में वह उस भेंट को बांट देता था। राजा अपने समर्थकों में अपनी छवि को लोकप्रिय बनाना चाहता था और ऐसे में उसके समर्थक हमेशा जुटे रहें, उसके साथ रहें। तो ऐसे में जो बहुमूल्य उपहार उसे अपने अधीन लोगों से मिलते थे वह उन भेंट को अपने अधिकारियों में देता था ताकि उसके समर्थक जो है उसके साथ हमेशा के लिए बने रहें और वो हमेशा लोकप्रिय बना रहे। सरदार में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि कि उस समय जब ये तमिलकम क्षेत्र के राज्य जब बने थे या चोल, पांडे, चेर, ये सरदारियाँ जब अस्तित्व में आई थी तो शुरुआती दौर में इनके पास कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। और इसके अलावा इन राज्यों के बारे में जानकारी हमें प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में मिलती है। यहाँ पर आपका 1 नंबर का फिर प्रश्न आ रहा है कि तमिल में या संगम साहित्य क्या है? तो संगम साहित्य क्या है? ये दक्षिण भारतीय जो है व्यवस्था के ऊपर लिखा गया साहित्य है जिसे संगम ग्रंथ कहा जाता है या संगम साहित्य कहा जाता है। तो संगम साहित्य में इन सरदारियों का उल्लेख है वो मुख्य रूप से मिलता है। इसके अलावा इन ग्रंथों में सरदारों के बारे में विवरण है कि संगम साहित्य में सरदारों के बारे में लिखाया गया है या कह सकते हैं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है वो किया गया है।
कई सरदार तथा राजा लंबी दूरी के व्यापार से भी राजस्व इकट्ठा करते थे। जैसे चोल साम्राज्य, या कह सकते हैं कि दक्षिण के जो चोल, चेर और पांडे, इन्होंने जब अपना साम्राज्य बनाया था, या कह सकते हैं साम्राज्य का विस्तार किया था, तो इन्होंने अपना अस्तित्व काफ़ी हद तक कायम रखा था। और इसके कारण जो ये सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार, यानी ये बाहरी व्यापार से भी जुड़े होते थे, और उनको उससे भी उनको राजस्व या कर है वो टैक्स के रूप में मिलता था, जिससे भी उनकी आय में वृद्धि होती थी। इसके अलावा इनमें सातवान और शक राजा प्रमुख हैं, कि सातवान और शक ये ब्राह्मण शासक है, और ये जो है मध्य एशिया से आए हुए शक शासक हैं। तो जैसे कि ये लोग जिन लोगों के साथ जैसे राजस्व वगैरह इकट्ठा करते थे, ऐसा ही एक एग्जाम्पल सातवान और शक शासकों में भी मिलता है। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है और अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देता है। सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। अब ये तो सरदार और सरदारियों को हमने जाना। अब राजा का दैविक सिद्धांत क्या है, या दैविक राजा क्या है। यानी दैविक राजा या दैविक सिद्धांत के आधार पे ये कि राजा को देवता के समान माना गया है। तो अब राजा को देवता के समान क्यों माना गया, कैसे माना गया, तो इसके पीछे हम स्थिति को जानते हैं। देखिए कि राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम देवताओं से जुड़ना था। अब राजा का दैविक सिद्धांत, राजा कोई भी शासक जनता में लोकप्रिय बनकर रहना चाहता था, ताकि जनता उसे हमेशा जो है उसके अस्तित्व को जाने। और ऐसे में राजा अपने आप को देवताओं से जोड़ता था। देवताओं से जोड़ना यानी कि कोई न कोई इष्ट को रखना, कोई न कोई अपने देवता की उपासना करना, और इसके साथ ही वो अपने आप को देवीय सिद्धांत के आधार पर देवताओं से जोड़कर अपने आप को तेजस्वी बनाने का प्रयास करता था, और जनता उसे दिव्य रूप में स्वीकार करती थी। इसके अलावा कुषाण राजा, जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया था, ये कुषाण राजवंश जो कि कनिष्क का नाम आता है, और ये भी मध्य एशिया से आए हुए शासक थे। लेकिन इन्होंने बाद में भारत में जो है, इन्होंने जब साम्राज्य विस्तार किया तो ये पश्चिम उत्तर भारत पर इन्होंने शासन किया। और कुषाण शासकों में भी दैविक सिद्धांत था, यानी वो अपने आप को देवताओं के समान मानते थे। इन शासकों ने मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई। देखिए गुप्त शासकों ने, कुषाण शासकों ने, दक्षिण के शासकों ने जो है अपने आप को देवताओं के समकक्ष माना या देवताओं के समान माना, और राजा भी जनता को जनता भी राजा को देवता के समान ही मानती थी। और इन शासकों ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां भी लगवाई, और शायद वह स्वयं को देवतुल्य दिखाना चाहते थे। और इन मूर्तियों को लगाने के पीछे राजा का ये मकसद रहा हो कि वो अपने आप को देवताओं के समान दिखाना चाहते थे। कुषाण राजाओं ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। कुषाण शासक कनिष्क और उनके जो है पूर्वज कह सकते हैं कडुलकस, कैडफिसेस, विम कैडफिसेस, राजा कनिष्क और उसके उत्तराधिकारी, तो इन्होंने देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ प्रश्न आता है कि किन शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। तो आपको ये याद रखना है, कुषाण शासकों ने ऐसा किया था। कुषाण काल के सिक्कों में भी एक तरफ राजा और दूसरी तरफ देवता का चित्र होता था। तो वही एक तरफ जो राजा और देवता का चित्र होना, अर्थात वो कहीं ना कहीं अपने आप को देवताओं से जोड़कर रखते थे। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट नामक एक स्थान पर, देव स्थान पर कुषाण राजा की विशाल मूर्ति भी मिली है। इसके अलावा यानी कि इस मूर्ति के माध्यम से कह सकते हैं कि कुषाणों का साम्राज्य है वो उत्तर प्रदेश तक भी फैला हुआ था। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी ऐसी ही मूर्ति मिली है। तो कुषाण साम्राज्य काफ़ी विशाल था। मध्य एशिया से आए हुए कुषाण थे और इन्होंने लंबे समय तक विभिन्न कोनों पर जो है राज्य किया था। तो उसके अस्तित्व की जानकारी हमें इन स्रोतों के माध्यम से मिलती है। अब कुषाणों के बाद या राजा के दैविक सिद्धांत के बाद हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के बारे में मोस्ट ऑफ प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य या किस साम्राज्य को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है, या गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णकाल क्यों माना जाता है। इस पर आप अपना जो है मत दीजिए या उसके एग्जाम्पल दीजिए, उसकी विवेचना कीजिए। इस टाइप के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो गुप्त साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य के बाद जिस शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ वो था गुप्त साम्राज्य। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है।
गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त, यानी अगर संस्थापक माने तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त, और जिसने लगभग 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना है वो की थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। राजकीय भाषा यानी जो लिखित भाषा कह सकते हैं, जो राजा की भाषा या राजकार्य की भाषा जो होती थी, संस्कृत भाषा थी। गुप्त काल में अधिकतर सिक्के हैं वो सोने के बनाए जाते थे। ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारत ने सबसे ज़्यादा उन्नति की थी। सोने के सिक्कों को ढालना, चांदी के सिक्कों को ढालना, यानी कि गुप्त शासन काल में जो है गुप्तों की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत रही होगी, इसलिए उन्होंने सामान्य तौर पे सोने और चांदी के सिक्के बनाए थे। तो अर्थव्यवस्था की मजबूती का पता चलता है। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य जो है कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के भवन, स्थापत्य, अनेक प्रकार की कलाएं, हर क्षेत्र में जो है गुप्त साम्राज्य में उन्नति की थी। व्यापार, वाणिज्य, विदेशी व्यापार, इस आधार पे भारत का स्वर्ण युग है वो गुप्त काल को माना जाता है। अब हम देखते हैं गुप्त वंश के शासक कौन कौन से थे। तो देखिए, संस्थापक तो था श्रीगुप्त, जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। अब उसके बाद घटोत्कच, ठीक है, ये घटोत्कच महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है, बल्कि शासक घटोत्कच है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, और इसके अलावा कुमार गुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। इसके बाद अनेक उत्तराधिकारी रहे, लेकिन ये प्रमुख शासक है वो गुप्त साम्राज्य, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में योगदान दिया। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट आता है, सबसे महत्वपूर्ण आता है समुद्रगुप्त, ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके अलावा सबकी अपनी अपनी उपलब्धियां हैं, लेकिन समुद्रगुप्त को विशेष तौर पे पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के स्रोत कौन कौन से थे। अगर हम किसी भी साम्राज्य को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी जानकारी के साक्ष्य या स्रोत कौन से थे। तो गुप्त साम्राज्य के इतिहास साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक यानी जिसे लेखन के रूप में जो चीज़ें मिली हैं, इसके अलावा सिक्के तथा अभिलेखों की सहायता से जानकारी हमें मिलती है, या गुप्त साम्राज्य की जानकारी इन चीज़ों के माध्यम से मिलती है। गुप्त साम्राज्य में कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्ति भी एक ऐतिहासिक स्रोत है, जिसमें एग्जाम्पल आता है प्रयाग प्रशस्ति। ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से इसे जाना जाता है। इसे समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशैन ने लिखी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे, या प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे। तो हरिशैन आपको याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशैन के द्वारा की गई थी। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कौन सी है, तो ये संस्कृत भाषा है, और ये पहले से ही आ चुका है कि गुप्तों की भाषा या राजकीय भाषा है वो संस्कृत भाषा थी। तो गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत जो शॉर्ट में दिए हैं उसे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत में साहित्य, अभिलेख, मुद्राएं, मोहरें, स्मारक, विदेशी यात्रियों की वृत्तांत। विदेशी यात्रियों की वृत्तांत जो उन्होंने भारत भ्रमण जब किया था तो उस दौरान उन्होंने जो भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जो यहाँ पे समझा, उन सब का विवरण जो है हमें गुप्तकालीन समाज या गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अब साहित्य के तौर पर अगर हम देखें तो गुप्तकाल का परिचय हमें किन किन साहित्यों में मिलता है, या उसके बारे में जानकारी किन किन साहित्यों में मिलती है। तो पहला आता है विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, इसके अलावा कालिदास द्वारा रचित रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके अलावा विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये सारे के सारे गुप्तकालीन जो है इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा शूद्रक द्वारा, जो कि शूद्रक द्वारा लिखा गया नाटक है, जो है रचना कह सकते हैं, मृच्छकटिकम, तो यहाँ इसको सुधार के शूद्रक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें गुप्तकाल के बारे में विशिष्ट रूप से साहित्यिक स्रोत है जो जानकारी हमें गुप्तकाल की देते हैं। इसके अलावा अगर हम अभिलेख के तौर पे देखें कि गुप्तकालीन अभिलेख कौन कौन से हैं, तो अभी एक हमने प्रयाग प्रशस्ति जाना। इसके अलावा देखिए कि शिलाओं और ताम्रपत्रों पर अंकित अभिलेख, कि ऐसे कई जो है अभिलेख मिले हैं और जिन्हें शिलाओं पर उकारा गया है या फिर ताम्रपत्रों पर, ताम्रपत्र यानी तांबे के
पत्तों के ऊपर जिसको उकेरा गया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के प्रयाग और एरन अभिलेख, तो प्रयाग प्रशस्ति जो कि चूंकि अभी हम जान ही चुके हैं, इसके अलावा एरन अभिलेख में भी हमें गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है या गुप्तकालीन उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्तकालीन शासक था, उसके समय का मेहरौली अभिलेख भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा कुमार गुप्त का मिलसद अभिलेख है और गढ़वा और मंदसौर का अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त के भीतरी और कहूम और गिरनार अभिलेख भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जो हमें गुप्तकालीन व्यवस्था या साम्राज्य की जानकारी जुटाने में हमारा महत्वपूर्ण जो है सहयोग करते हैं। इसके अलावा स्मारक, स्मारक क्या होता है? देखिए, स्मारक के तौर पे जैसे वास्तुकला के नमूने वगैरह हम देख सकते हैं, जो कि हमारे सामने भौतिक अवशेष के रूप में हमें मिल जाते हैं। तो इसमें तिगवा जो कि जबलपुर के अंदर है, उसका विष्णु मंदिर जो कि गुप्तकालीन बनाया हुआ है, गुप्तकाल के समय बनाया है, तो ये भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा भूमरा का शिव मंदिर, ये भी गुप्तकाल के दौरान ही बनाया गया मंदिर है, जो कि गुप्तकालीन व्यवस्था की जानकारी देते हैं। नचना कुठार का शिव मंदिर, ये भी इतिहास में महत्वपूर्ण है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरी गांव का जो है कानपुर के अंदर ईंटों का मंदिर और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख या जो है, इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लोह स्तंभ जो कह सकते हैं, ये सारे के सारे स्मारक हैं जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। ये मेहरौली लोह स्तंभ और ये सारे के सारे स्रोत हमें गुप्तकालीन व्यवस्था की जानकारी देते हैं और हमें इन सभी जानकारी के आधार पर ही कह सकते हैं कि गुप्तकाल में कितनी उन्नति या कितनी उपलब्धियां रही होगी, जिसके कारण गुप्तकाल को जो है भारत का स्वर्णिम काल है वो कहा जाता है। अब टॉपिक है जनता में राजा की छवि, यानी राजा की छवि जनता के अंदर कैसे बनती थी या जनता अपने शासक अपने राजा को किस तरीके से देखती थी। क्या उसकी छवि जनता में अच्छी होती थी या बुरी होती थी, तो उसके पीछे जो है कौन से कारण जिम्मेदार होते थे। तो जनता में राजा की छवि यानी कि उसकी इमेज जिसे हम कह सकते हैं। तो जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि सोच जो है वो दिमाग की जो है भावना है और ऐसे में सोच को नहीं बताया जा सकता। लेकिन ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जिसके आधार पे इतिहासकार ये अंदेशा लगाते हैं या अंदाजा लगाते हैं कि राजा की छवि जो है कैसी होती थी जनता में। तो ऐसे में इतिहासकारों ने जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में दी गई कहानियाँ जो है उनको महत्वपूर्ण माना है। तो जातक कथाएं और पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र का कहानियाँ कई बार टीवी पे इसके सीरियल्स भी आते थे, पहले जब बच्चे देखा करते थे, आजकल तो बहुत कुछ अलग आता है। तो कहने का मतलब है कि पंचतंत्र की कहानियाँ जिसे विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो उन कहानियों के माध्यम से कहीं ना कहीं मॉरल निकलता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिक्षा है हमें दिखाई उसमें समझाई जाती है। समीक्षा करके पता लगाने का प्रयास है वो किया गया है। तो इन जातक ग्रंथों और पंचतंत्र की कहानियों से इतिहासकारों ने अंदेशा लगाया कि जनता राजा को किस रूप में देखती थी। जातक कथाएं पहली 6 शताब्दी ईस्वी के समय में लिखी गई थी और मध्यकाल के दौरान पाली भाषा में इसको लिखा गया था, यानी जातक कथाओं के एग्जाम्पल पाली भाषाओं में मिलता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल आ रहा है जातक नामक कहानी के माध्यम से, एक एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक के अंदर दिया गया है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गंध तिंदु क्या है, तो गंध तिंदु एक जातक कथा है, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें बताया गया है कि गंध तिंदु नामक जो जातक कथा है उसमें बताया गया है कि एक कुटिल राजा से उसकी जनता या उसकी प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। देखिए, कुटिल राजा अत्याचारपूर्ण जो है शासन व्यवस्था रखने वाला, जनता के प्रति कोई दया भावना नहीं रखता है, सहानुभूति नहीं रखता, राजा कुटिल होता है, क्रूर होता है, तो जनता उसके राज्य में तो रहती है लेकिन उसकी छवि जो है जनता के मन में अच्छी नहीं होती है और जनता दुखी रहती है। क्योंकि जब त्रासदी किसी की जाती है, किसी को लगातार परेशान किया जाता है, तो क्या होता है कि जनता दुखी रहेगी। बूढ़े, महिला, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण, बालक, यहाँ तक कि जानवर भी इसमें शामिल है कि एक आतताई और कुटिल राजा के शासन के अंतर्गत या उसके अधीन रहने वाले जो है जनता, तो क्या मतलब जानवर भी वहाँ पे खुशहाल नहीं रहते हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में पता लगाने गया
तो लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं, तो उसने सबकी बुराई करनी जो सबने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। देखिए आपने बहुत सारे ऐसे जो है कथाएं कहानी पढ़ी होगी, या कह सकते हैं कि अपने ऐसे कुछ टीवी सीरियल्स भी देखे होंगे जिसमें राजा, पहले के समय में राजा महाराजा क्या होते थे, भेष बदलकर जनता के बीच में जाया करते थे और वो स्थिति का जायजा लेते थे और सारा पता लगाते थे। और इस बीच भेष बदले हुए राजा को जनता पहचान नहीं पाती थी, और कभी कभी राजा खुद ही किसी न किसी प्रकार का मैटर या जो है चीज़ें वो छेड़ता था, या कह सकते हैं सामने बात लाता था, ताकि जनता के बारे में, जनता के विचार जान पाए। और ऐसे में जो बुरा राजा होता था जनता उसकी भरपूर बुराइयां करती थी, और जो अच्छा राजा होता था जनता उसे दुआएं देती थी, उनकी तारीफें, उनकी प्रशंसा किया करती थी। तो इस प्रकार गंधतिंदु नामक जातक कथा में राजा बुरा है तो जनता उसकी बुराई करती है। लोगों ने शिकायत की कि रात में डकैत लोगों पर हमला करते हैं, यानी राजा किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है, या उसकी प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल है, ढीली ढाली है, जिसके कारण उसके अधिकारी ढंग से कार्य नहीं करते हैं, और डकैत लोगों पर हमला करते हैं जिसके कारण उनको परेशानी होती है। तथा दिन में राजा के अधिकारी टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो है आते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, यानी कर इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी भी है वो जनता को परेशान करते हैं, यानी जनता दोनों तरफा दुखी है, न रात में सुखी है न दिन में सुखी है। इसलिए जो है ऐसे आतताई और अत्याचारी शासकों के मध्य से लोग है चुपचाप गांव छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे, या घने जंगलों में जाकर बच जाते थे, ताकि कोई उनको ढूंढ न पाए और वो एक सुकून भरी जिंदगी जी पाए। तो राजा की छवि वो राजा की जो है लोकप्रिय बनाने में जो महत्वपूर्ण होती थी, या जो राजा अच्छा होता था उसकी छवि अच्छी होती थी, और जो राजा बुरा होता था जनता उसके साथ रहना पसंद नहीं करती थी। तो गंधतिंदु नामक जातक कथा के माध्यम से हमें ये एक एग्जाम्पल मिलता है और ये कथा मिलती है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बाई चांस अगर आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि गंधतिंदु नामक क्या है। तो ये जातक कथा है जिसके माध्यम से जनता के प्रति जो है जनता है राजा के प्रति कैसे विचार रखती थी, अच्छे और बुरे, उसका भेद है इसमें बताया गया है। अब है जो है राजा किसान और नगर में उस समय जब ये सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, उस दौरान उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से थे। यानी देखिए हमारा देश या भारत है वो कृषि प्रधान देश रहा है शुरू से, और राजा को या जो सरदार या जो शासक वगैरह होते थे उनको सबसे ज़्यादा आय जो मिलती थी वो कृषि के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। टैक्स के रूप में, आय के रूप में जो स्रोत उनको मिलता था वो उपज के माध्यम से ही मिलता था। ठीक है, इसके अलावा अन्य स्रोत होते थे, लेकिन ये एक मुख्य स्रोत कह सकते हैं। तो इसके लिए कि उपज बढ़ाने यानी क्या ऐसे तरीके अपनाए जाए जिसके कारण खेती बाड़ी या फसल अच्छी हो सके, तो उस दौरान लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग है वो बढ़ गया, या लोहे के फाल यानी कि जो नुकीला हिस्सा होता है जिससे जुताई या खड़ाई की जाती है खेतों में, तो ये लोहे के फाल, ताकि ये जो हल होता था वो लंबा चल सके या अच्छे से जो है चल सके। और लकड़ी वाले फाल क्या होते थे, जो है वो जल्दी टूट जाते थे, और ऐसे में लोहे के फाल वाले हल वगैरह होते थे वो जो है टिकाऊ हुआ करते थे। इसके अलावा कुएं, तालाब और नहरों के द्वारा सिंचाई को करना, यानी पानी जल इकट्ठा करने के स्रोत है वो बनाए गए, और जो है खेतों में सिंचाई के साधन इस प्रकार से थे। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करना। कुदाल जो कि फावड़े की आकार की ही एक आकृति होती है, जिसे फावड़ा होता है, और इसी प्रकार से कुदाल जो है थोड़ा सा छोटा जो होता है उसका प्रयोग है वो खेतीबाड़ी में लोग है उपयोग है वो करने लगे थे। गंगा की घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज बढ़ी, कि गुप्तकालीन या कह सकते हैं कि उस समय की शासन व्यवस्था के दौरान गंगा की घाटी यानी गंगा का दुआबी क्षेत्र यानी उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है ना, उपजाऊ क्षेत्र के दौरान वहाँ पर ऐसी कई प्रकार से, क्योंकि वो हरा भरा इलाका होता था, धान की रोपाई, धान से तात्पर्य होता है चावल। वैसे धान तो हर फसल को कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ धान की रोपाई यानी चावल, जहाँ पानी अच्छा होता है वहाँ चावल की रोपाई की जाती है, रोप किया जाता है और फसल अच्छी होती है। तो गंगा का जो घाटी क्षेत्र था जहाँ पानी अच्छा मिल जाता था वहाँ पे धान की रोपाई या चावल की फसल को उगाया जाने लगा। तो उपज, जब इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगा तो उपज है वो अच्छी होने लगी थी। अब उस समय की व्यवस्था के दौरान ग्रामीण समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती है। वो विभिन्नताएं क्या क्या थी, देखिए कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद उपज जरूर बढ़ी, लेकिन इसका लाभ सबको नहीं मिला। यानी जिनके पास साधन थे, जिनके पास संसाधन थे, उनको तो लाभ मिला, लेकिन जो गरीब थे, जिनके पास संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, तो उनको फायदा नहीं हुआ। खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता जा रहा था। अब खेती में हर किसी के पास जमीनें तो होती नहीं थी, कुछ बड़े लोग होते थे उनकी अपनी ज़मीनें होती थी, कुछ छोटे किसान
होते थे उनकी थोड़ी बहुत टुकड़े टुकड़े ज़मीन होती थी, और कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरों की ज़मीनों पर खेती करते थे। तो किसी के पास तो बहुत अधिक मात्रा में ज़मीनें थी और किसी के पास ज़मीनें नहीं थी। तो ये भेद है उस समाज के अंदर, ये भिन्नताएं हमें देखने को मिलती। ये भिन्नताएं क्या है? ये अमीरी और गरीबी की भिन्नताएं हैं, ये जो है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की भिन्नताएं हैं। तो भिन्नताएं यानी असमानताएं जो समाज के अंदर दिखाई देती है, ये असमानताएं हमें वर्तमान समाज में भी दिखाई देती है। इसके अलावा बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान, श्रमिक, जमींदारों का उल्लेख भी मिलता है कि बौद्ध कथाओं में, बौद्ध ग्रंथों के अंदर भूमिहीन वो किसान जिनकी अपने पास जिनकी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी, दूसरों की ज़मीनों पर खेती किया करते थे। श्रमिक यानी मजदूर वर्ग, लेबर क्लास लोग जो कि मजदूरी करके जो है अपना भोजन जुटाते थे। और जमींदार जो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक होते थे, राजा है, बड़े अधिकारिक वर्ग है जिनकी अपनी बड़ी बड़ी ज़मीनें मिल्कियत होती थी, उनको जमींदार कहा गया है। तो ये सारा भेद है वो समाज में दिखाई देता था। पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता था। अब ये छोटे किसान क्या है? छोटे किसान यानी जिनके पास ज़मीनें होती थी लेकिन छोटी ज़मीनें होती थी और वो मालिक होते थे उन ज़मीनों के। गृहपति, गृह यानी गृहपति यानी घर का पति, ठीक है, घर का मुखिया, तो उसे गृहपति कहा गया है। तो जमींदार या किसान यानी हर व्यक्ति अपने घर में मुखिया हुआ करता था। पुरुष को महत्व दिया गया है। बड़े बड़े जमींदार और गांव के प्रधान शक्तिशाली थे जो कि किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। यानी कि जो बड़े जमींदार होते थे, जो शासक वर्ग या उनसे जुड़े हुए लोग होते थे, वो उनकी स्थिति है अपने इलाकों में बड़ी ही शक्तिशाली होती थी, पावरफुल व्यक्ति होते थे और उनका नियंत्रण होता था किसानों के ऊपर, जनता के ऊपर। और वो किसानों से अपनी ज़मीनों पर खेती करवाते थे। उपज का कुछ हिस्सा किसानों को मिलता था, काफ़ी हिस्सा वो स्वयं है वो लेते थे। गांव के प्रधान का पद वंशानुगत होता था। गांव के प्रधान यानी ग्राम का प्रधान, जैसे ठाकुर कह सकते हैं, छोटा जमींदार कह सकते हैं, तो ये गांव के प्रधान होते थे। और ये पद वंशानुगत यानी कि ठाकुर का पुत्र ठाकुर, उसका पुत्र है वो ठाकुर बनेगा। तो ये वंश परंपरा, जैसे राजाओं में भी क्या होता था, राजा का पुत्र राजा बनेगा, या योग्यता के आधार पर कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जो योग्य पुत्र को कभी कभी राजगद्दी है वो सौंपी जाती थी। तो ये मोस्ट ऑफ पद है वो वंशानुगत ही हुआ करते थे, वंश परंपरा के अनुसार। तो अभी यहाँ पे शब्द आया था गृहपति। तो गृहपति किन किन लोगों के लिए गृहपति शब्द है वो प्रयोग में लाया जाता था? तो गृहपति किसान भी हो सकता था, जमींदार भी हो सकता था, सम्भ्रांत व्यक्ति और व्यापारी, यानी हर व्यक्ति अपने अपने घर में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्र में मुखिया है, ठीक है ना। गृहपति से तात्पर्य हम मुखिया ले सकते हैं। गृहपति से तात्पर्य, ये प्रश्न है आपका 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि गृहपति किसे कहा जाता था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। नियंत्रण यानी कंट्रोल, ताकि सब चीज़ें हैं वो व्यवस्थित तरीके से चलती रहे। घर में जुड़े जमीन, भूमि, जानवर और अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले सम्भ्रांत व्यक्ति और व्यापारियों के लिए भी किया जाता था। तो ये शब्द अलग अलग लोगों के लिए भी प्रयोग है वो किया जाता था। और आरंभिक तमिल साहित्य में भी, या संगम साहित्य जिसे कहा गया है, संगम साहित्य में भी इस प्रकार के शब्द है, गृहपति शब्द है वो मिलते हैं, यानी घर का मुखिया या प्रमुख। गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का भी उल्लेख है वो इसमें मिलता है, यानी कि हर क्षेत्र में मुखिया जरूर होता था। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जा रहा है साउथ का या दक्षिण भारत का, वेल्लार या बड़े जमींदार। वेल्लार या बड़े जमींदार कौन होते थे? वेल्लार जो कि उनकी भाषा का शब्द है, और बड़े जमींदार यानी भूमिपति जो कि कृषि व्यवसाय से संबंधित होते थे। अब जमींदार यानी जिनकी अपनी भूमि होती थी और उन पर छोटे लोग हैं वो खेती किया करते थे। हलवाहा या उर्वर शब्द भी मिलता है। इसके अलावा जो है दास जैसे शब्द जो कि इन जमींदारों की यहाँ खेती बाड़ी, नौकर चाकर, बेगार मजदूरी किया करते थे। तो ये इस प्रकार की श्रेणियाँ जो है समाज के अंदर मौजूद थी। अब है भूमिदान और नए सम्भ्रांत ग्रामीण। ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं कि बहुत लोगों ने भूमि दान दिया, भूमि को दान में देना, भूमि को किसी को देना। और सम्भ्रांत ग्रामीण, सम्भ्रांत यानी धनी वर्ग से जुड़े हुए लोग, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में ही रहने वाले क्यों ना हो। तो उनके कुछ एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। भूमिदान किस किस को दिया जाता था? देखिए, भूमिदान अधिकतर ब्राह्मणों को दिया जाता था या फिर धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे। अब धार्मिक संस्थाएं जो धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़ी होती थी। इसके अलावा
ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। भूमिदान यानी जो है उपलब्धियों के आधार पे या ब्राह्मणों को या धार्मिक उपलब्धियां या धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर वगैरह किसी ट्रस्ट को जो है दान वगैरह देना, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल पहले से ही मिलते हैं और अनेक प्रकार से भूमि को दान दिया जाता है। इसके अलावा कई अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख भी मिलता है। तो ऐसे कई अभिलेख भी मिले हैं जिसमें इस प्रकार के अभिलेख जो है उल्लेख मिलता है कि पहले बड़े बड़े जमींदारों के माध्यम से भूमिदान को दिया जाता था। कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखवाए गए थे। अभिलेख हमेशा कठोर धातु या कठोर पत्थर इनके ऊपर जो है उकेर कर बनाए जाते हैं। उकेरना यानी कि जो है किसी चीज़ को उभारदार बनाना, और अभिलेख है पत्थरों पर भी लिखाए गए थे। तो ऐसे दानात्मक अभिलेख या भूमिदान के एग्जाम्पल है वो पत्थरों के ऊपर भी उकेरे हुए मिले हैं। तो वो हमें किसी न किसी व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे किसने दान दिया, क्यों दिया, किस रीजन से दिया। तो ये सारे उपलब्धियां हैं वो लिखी होती है अभिलेखों के ऊपर। अधिकतर भूमिदान का उल्लेख ताम्र पत्रों पर मिलता है। ताम्र पत्र अर्थात तांबे के पत्ते, तांबे के पत्र, जो कि तांबा नामक जो धातु है उसके विभिन्न प्रकार के सांचे या पत्र बनाए जाते थे। एक पतला पतला खाप जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की उपलब्धि को रखा जाता था। ये ताम्र पत्र काफ़ी सुरक्षित रहते थे। इसके पीछे लिखवाने का यही उद्देश्य है कि ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं धातु, और ये टूट फूट भी नहीं जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लंबे समय तक सुरक्षित है वो रख सकते हैं। तो ऐसे कई ताम्र पत्र है वो मिले भी हैं जो है साक्ष्य के रूप में। आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में थे। तो मोस्ट ऑफ संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखे गए, जिसमें चाहे वो शासकों की, जमींदारों की जो है उपलब्धियां ही क्यों न लिखी गई। तो बहुतायत भाषा में प्रचलन, विद्वानों की भाषा संस्कृत में थी, और अगर हम गुप्तकालीन भाषा को भी ले तो संस्कृत भाषा का प्रचलन ज़्यादा था। तो मोस्ट ऑफ अभिलेख है या अधिकतर अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और वो सारे अभिलेख हैं वो दान व्यवस्था या ग्रामीणों के माध्यम से जो जो दान दिए गए थे उनका उल्लेख है। भूमिदान का उल्लेख जो है अभिलेखों में मिलता है। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेख संस्कृत यानी बाद के अभिलेख वो दूसरी भाषाओं में भी आए हैं, जैसे तमिल भाषा, तेलुगु भाषा इत्यादि भाषाओं का उल्लेख भी जो हमें मिलता है अभिलेखों के अंदर। जिसे एग्जाम्पल आ रहा है ये आपका देखिए इम्पोर्टेंट ही है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, ठीक है, का विवाह आया है तो आप विवाद आया तो विवाह कीजिए, ठीक है। विवाह यानी कि शादी। विवाह दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था। देखिए प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और गुप्त राजवंश से संबंधित थी, और इसका विवाह है दक्कन यानी दक्षिण के क्षेत्र में वाकाटक परिवार के राजा कह सकते हैं, शासक थे जिनका नाम था रुद्रसेन, ठीक है, रुद्रसेन के साथ हुआ था। और प्रभावती गुप्त एक शासिका के रूप में जानी जाती है जिसने जो है दक्कन में शासन स्थापित किया था। में भी हो सकता है कि राजा रुद्रसेन की मृत्यु हो गई हो, और ऐसे में वो उसने अपने प्रभाव के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे शासन को संभाला हो, तो ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। और प्रभावती गुप्त का जो है ताम्रपत्र अभिलेख है वो मिलता है जिसमें उसने भूमिदान भी दिया था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं का भूमि पर अधिकार नहीं होता था, यानी कि अगर हम वैदिक साहित्य या संस्कृत साहित्य देखें तो प्राचीन समय में महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं दिया गया, उसे दहेज दिया जाता था, या जो है दहेज में पिता के द्वारा जो हिस्सा दिया जाता था, दाय का हिस्सा दिया जाता था, तो वो तो महिलाओं को मिलता था। लेकिन बाकी जैसे जमीन है, पशु है, पिता की संपत्ति है, उसमें पुत्रों का अधिकार ज़्यादा रहता था। तो ऐसे में महिलाओं का अधिकार नहीं था। लेकिन प्रभावती गुप्त एक अपवाद स्वरूप उदाहरण है जिसने भूमिदान है वो दिया था। लेकिन अभिलेख से जानकारी मिलती है कि प्रभावती गुप्त भूमि की मालकिन थी, अर्थात वो एक शासिका थी, यानी वो रानी थी, और प्रभावती ने भूमिदान भी किया था। शायद इसलिए कि वह एक रानी थी, और ऐसा इसलिए भी संभव हो सकता है कि साधारणतः महिलाओं को भूमि या संपत्ति संबंधी अधिकार है वो नहीं थे। लेकिन फिर भी ये एग्जाम्पल है वो मिलता है जिसमें प्रभावती गुप्त ने चनाल स्वामी नामक एक ब्राह्मण को जो है दान दी थी भूमि, और जो है चनाल स्वामी नामक दक्कन के अंदर उसने दिया था। और ये दंगुन गांव का अभिलेख है, दंगुन, ठीक है, दंगुन का जो है अभिलेख है वो मिलता है। उसमें प्रभावती गुप्त ने जो चनाल स्वामी नामक ब्राह्मण को जो भूमिदान दी थी उसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। ये ताम्रपत्र अभिलेख है जिसे तांबे के पत्रों के ऊपर लिखा गया है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता होगा, यानी कि कहीं कहीं परिस्थितियां अपवाद स्वरूप है वो बदल जाती होगी। मोस्ट ऑफ या कह सकते हैं मुख्य रूप से जनसाधारण को ये अधिकार नहीं थे, लेकिन प्रभावशाली व्यक्तियों को या प्रभावशाली स्त्रियों को ये ऐसे अधिकार
होंगे। भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों में मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि दान में दी गई थी। तो वो अनुष्ठान के लिए हो सकती है, ब्राह्मणों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर हो सकती है, किसी ट्रस्ट विशेष या धार्मिक प्रयोजन हेतु दी जा सकती है। तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से भूमि का दान है वो दिया गया था। तो इसमें आपको याद रखना है प्रभावती गुप्त का दंगुन अभिलेख, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है जिसमें जो महिला होकर या रानी होकर प्रभावती ने जो है भूमि दान दी थी। कुछ स्थानों पर बहुत छोटी भूमि दान में दी है, तो कुछ स्थानों में बड़ी बड़ी भूमि दान में भी दी गई है। तो वो व्यक्ति विशेष के कार्यों के आधार पे या उसकी भूमिका के आधार पे शायद ऐसा होता होगा। दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे दंगुन का प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख मिलता है, चनाल स्वामी को जो भूमि दी गई थी उसमें से 12 गांव दान में दिए गए थे और उसमें उसे कई प्रकार की रियायतें दी गई थी। रियायतें यानी कि जो है प्रभावती गुप्त के अधिकारी लोग हैं उससे टैक्स वसूली नहीं करेंगे। दंगुल गांव का जो है स्वामी है वो ब्राह्मण स्वयं रहेगा, चनाल स्वामी रहेगा और वो अपनी शासन व्यवस्था वहाँ पे स्थापित करेगा और जनता का मतलब प्रभावती गुप्त का कोई भी अधिकारी है उससे परेशान नहीं करेगा, उससे कोई किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने, यानी भूमि दान के साथ साथ उनको अधिकार भी दिए जाते थे। अब इतिहासकारों में भूमिदान के प्रभाव को लेकर भी विवाद है और उनके अलग अलग मत है। तो वो मत भी हम देख सकते हैं या पढ़ लेते हैं कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक भूमिदान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते थे, यानी कि वो जानबूझकर भूमिदान दिया करते थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। उनके अलग अलग मत हैं कि जैसे साधारणतः दूसरों की ज़मीनों पर व्यक्ति है वो खेती करता है, लेकिन उस भूमि को सुधारने के लिए वो किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। लेकिन अगर भूमि का मालिक अगर वो स्वयं होता है तो उस भूमि को वो ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए विभिन्न तरीके जो या उपाय है वो अपनाता है। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसके पीछे कारण है कि कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते होंगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमिदान एक संकेत है राजनीतिक प्रभुत्व के दुर्बल होने का, कि कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल मिलता है कि राजा का प्रभुत्व जब दुर्बल हो जाता था और उसके समर्थकों की भीड़ है वो कम पड़ जाती थी, तो राजा भूमिदान देकर एक तो अपनी स्थिति को मजबूत बनाता था और वहीं अपने समर्थक जुटाने के लिए भी, अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भी शायद भूमिदान देते होंगे। फिर तीसरा पॉइंट है कि राजा समर्थक जुटाने के लिए भूमिदान, वही आ गया कि इसी के अंदर वाला पॉइंट कि समर्थक जुटाने के लिए भी राजा या शासक है अपना प्रभाव जमाने के लिए भी भूमिदान दिया करते थे। अब है नगर और व्यापार, कि उस समय नगर और व्यापार कैसे थे। नगर और व्यापार देखिए, नए नगर क्या है, तो नए नगरों का उदय है वो, क्योंकि हमारा पाठ का टॉपिक ही है कि नगर राजा और किसान या राजा किसान और नगर। तो नए नगर कौन कौन से बने। अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थी, क्योंकि इस दौरान 16 महाजनपद जो है हमने पढ़े हैं और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध महाजनपद, जो कि मौर्य साम्राज्य के दौरान हमने पढ़ा है, जो कि इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जाना है। तो अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ था। वो नगर विकसित थे या जो कि मोस्ट ऑफ राजधानियाँ थे 16 महाजनपदों की, और ज़्यादातर नगर संचार मार्ग के किनारे बसे थे, जहाँ पर आवागमन यातायात ज़्यादा था। वो वहाँ पर अधिकतर वो ऐसे क्षेत्रों में ये नगर बसे हुए थे, जिसमें एक एग्जाम्पल आ रहा है पाटलिपुत्र, जिसे पटना यानी वर्तमान नाम पटना है, बिहार की राजधानी पटना, ये मगध साम्राज्य की राजधानी कह सकते हैं। ये नदी के किनारे बसा हुआ या गंगा नदी के किनारे बसा हुआ जो है कह सकते हैं राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके अलावा उज्जैनी जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। उज्जैन जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर आज भी स्थित है, धार्मिक स्थान है, और जहाँ पर महाकुंभ का मेला भी लगता है, भूतल मार्ग के किनारे। जैसे ये नदी किनारे जलमार्ग के किनारे ये भूमि स्थल पर बसा हुआ स्थल है, और ये भी आवागमन का प्रमुख रास्ता होने के कारण ये नगर भी बहुत जल्दी जो है फैलाव हुआ या कह सकते हैं कि उन्नत हुआ, विकसित हुआ। इसके अलावा पुहार जो बिल्कुल दक्षिण भारत के अंदर जो है वर्तमान चेन्नई या कह सकते हैं मद्रास के पास है, वो स्थित है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। पुहार पत्तन, ये पत्तन था, पुहार पत्तन या बंदरगाह,
ठीक है, ये आपको मैप में पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आते हैं कि पुहार कहाँ है। तो आप जैसे भारत का मानचित्र जो है, यहाँ पर आपको पुहार पत्तन है वो दिखाई देगा। ये मैंने दक्षिण का भारत का स्थिति है वो बताई है, दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेन्नई या मद्रास है, वहाँ साइड में आपको पुहार पत्तन है वो बंदरगाह मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मथुरा इस समुद्र के किनारे ये क्यों था? क्योंकि ये बंदरगाह या व्यापारिक उद्देश्य से महत्वपूर्ण था। अब है मथुरा। मथुरा व्यावसायिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र था, तो जिसे हम कह सकते हैं ऑलराउंडर शहर, जहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियाँ होती थी, सांस्कृतिक माध्यम से भी उन्नत था और राजनीतिक गतिविधियाँ भी महत्वपूर्ण रूप से होती थी। तो इसलिए मथुरा भी विकसित था नए नगरों के रूप में। अब नगरीय जनसंख्या भी, जिन नगरों की जो नगर बड़े होते थे वहाँ पे जनसंख्या भी अधिक होती थी। नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जैसे शासक किलेबंद नगरों में रहते थे। किलेबंद अर्थात कि जिन नगर में राजा शासक रहता था वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से नगर के चारों ओर परकोटा लगा देता था। परकोटा यानी बाउंड्रीज बनवाता था, और अपनी सुरक्षा के हिसाब से वो बाउंड्रीज या परकोटा इसलिए बनाया जाता था ताकि शत्रु का आक्रमण है वो न हो और राजा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। इन क्षेत्रों में कई पुराअवशेष भी प्राप्त हुए। पुराअवशेष यानी उस व्यवस्था से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां, प्राचीन चीजें हैं वो भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा मिट्टी के कटोरे। अब पुराअवशेष में क्या क्या प्राप्त हुए? मिट्टी के कटोरे, थालियां जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है, और सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथीदांत, शीशे जैसे अनेक पदार्थों के गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, ये सारे हमें उस समय की व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में ये जानकारियाँ देते हैं कि उस समय की व्यवस्था, उस समय के जो है समाज में किन किन चीज़ों का उपयोग है वो किया जाता था। उनके आभूषण कैसे होते थे, उनके गहने कैसे होते थे, हथियार कैसे हुए होते थे, सोने चांदी के कौन कौन सी जो धातुओं का उपयोग करते थे, ये सारी चीज़ें भी हमें जो है नगरों के अंदर देखने को मिलती है, या पुराअवशेष हमें उस समय की व्यवस्था की जानकारी देते हैं। हाथीदांत, शीशे जैसे अलग अलग पदार्थों के गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन आदि। दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते कई नगरों से दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए। तो चूंकि हम पढ़ ही चुके हैं प्रभावती गुप्त के दानात्मक अभिलेख, इन अभिलेखों में दान देने वालों का नाम और उसका व्यवसाय भी लिखा होता था। कई बार ऐसा नहीं है कि प्रभावती गुप्त ने ही दान दिया, बल्कि अन्य पुरुषों के माध्यम से जो व्यापारी भी पहले दान पुण्य देते थे, किसी प्रकार की कोई श्रेणी या गिल्ड होती थी वो भी जो है दान वगैरह देती थी, तो वो अपने जो है शासक भी दान वगैरह दिया करते थे, तो वो अपनी उपलब्धियों का वर्णन भी करवाते थे। तो ऐसे अभिलेख भी मिलते हैं। इन नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, बढ़ाई, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी और राजाओं के विवरण लिखे होते हैं। जो यहाँ पे मुख्य होते थे या जो कार्यकुशल होते थे, जिनका प्रभाव होता था, उनके बारे में विवरण है वो लिखा जाता था, या ये लोग क्या क्या कार्य करते थे उनका विवरण है या जो है उस समय के साहित्य के अकॉर्डिंग है वो मिलता है। और ये लोग दान वगैरह या जो है किसी भी प्रकार का जो उपलब्धि वगैरह होती थी उसका विवरण भी मिलता है। श्रेणी का भी उल्लेख मिलता है। श्रेणी व्यापारियों का एक संघ हुआ करती थी, और श्रेणी व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, यानी एक प्रकार की गिल्ड या एक समूह होता था, और ये अपने अपने क्षेत्रों में व्यवसाय के नियम वगैरह निर्धारित करते थे, उसे श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीदकर उनसे सामान बनाकर बाजार में बेच देते थे। तो वो ये श्रेणी या ये गिल्ड, ये व्यापारिक समूह जो होता था, ये अपने लिए कुछ नियम निर्धारित करते थे। कच्चा माल खरीदना और फिर बाजार में बेचना, उसके लिए नियमावली बनाना, तो ये संघ का कार्य हुआ करता था। अब हम देखते हैं उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है ना। उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है? क्योंकि 3 हिस्से हैं। प्रायद्वीपीय भारत के घिरे हुए हैं जल से, और इसके अलावा ऊपरी हिस्सा है वो स्थल मार्ग के रूप में है। तो उस समय की व्यवस्था के दौरान जब नए नगरों का उदय हो रहा था, राजा और किसान और नए नगर, तो उस दौरान विदेशी व्यापार या उपमहाद्वीप के अंदरूनी व्यापार कैसा था? तो भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही बाहर से होता था। यानी हम अनेक सभ्यताएं पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा है, तो उस दौरान भी हम देखते हैं कि विदेशों के साथ हमारे संबंध है वो अच्छे थे, या भारतीय व्यापार है वो अच्छा था। हमें हड़प्पा सभ्यता से भी ऐसे प्रमाण मिले, यानी विदेश जिसमें मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस की खाड़ी, ओमान जो है इन देशों के साथ व्यापार था।
इसके अलावा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में जलमार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया था। जलमार्ग यानी नदी मार्ग के माध्यम से और भूमार्ग यानी स्थल मार्ग के माध्यम से व्यापार वाणिज्य दूर दराज तक किया जाता था। वो भारत के अंतर्गत यानी भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत भी किया जाता था, उपमहाद्वीप के अंतर्गत, और बाहरी विदेशी व्यापार भी किया जाता था। भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया और उससे आगे भी व्यापार होता था। मध्य एशिया जो कि भारत का ऊपरी हिस्सा, कश्मीर के आगे वाला जो ऊपर का हिस्सा है वो मध्य एशिया का हिस्सा है, तो वहाँ पर भी स्थल मार्ग के माध्यम से व्यापार होता था। समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक, बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करके व्यापारी से सुरक्षा के बदले धन लेते थे। इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल, फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी, घोड़े पर जाने वाले व्यापारिक, समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक लेकिन लाभदायक भी था। यानी व्यापार आप देख सकते हैं तो दोनों तरफा व्यापार होता था, स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था और जल मार्ग से भी व्यापार होता था, और विभिन्न देशों या विभिन्न स्थानों तक ये व्यापार है वो होता था। और इसमें जो है जिन राज्यों के अधीन ये व्यवस्था होती थी वो टैक्स या कर भी वसूल करते थे, तो उनकी आय में वृद्धि होती थी, और साथ में उस समय की व्यवस्था के अनुसार फेरी लगाने वाले, बैलगाड़ी, घोड़े पर चलने वाले व्यापारी जल मार्ग से भी व्यापार है। हालांकि जलीय यात्रा थोड़ी खतरनाक होती थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक लाभदायी भी होती थी। कुछ प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत अधिक धनी भी हुआ करते थे। अब ये व्यापारी क्या क्या या किन किन चीज़ों को व्यापार में बेचते थे? ये व्यापारी नमक, कपड़ा, अनाज, धातु से बनी चीज, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी और अनेक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन सामान की मांग होती थी उस हिसाब से उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे, या आयात या निर्यात करते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले और कपड़े और जड़ी बूटियों की बहुत भारी मांग थी, तो भारतीय उपमहाद्वीप से ये चीज़ें वहाँ जाती थी, और इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। अरब सागर जो कि गुजरात या हम महाराष्ट्र के तरफ देख सकते हैं, मुंबई वगैरह, तो वहाँ से अरब सागर से होते हुए जहाज़ों के माध्यम से ये विदेशों तक व्यापार है वो जो है सहूलियत के अनुसार है वो किया जाता था। अब टॉपिक है सिक्के और राजा। सिक्के जो है, सिक्कों के माध्यम से हमें किसी न किसी प्रकार की प्रशासनिक या राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो सिक्के कैसे महत्वपूर्ण है? ये एक स्रोत के रूप में सिक्के हमें किसी न किसी राजा की उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हैं। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्के सोने के होते थे, चांदी के होते थे, अनेक धातुओं के मिलकर भी बनाए जाते थे। सिक्कों का प्रयोग या सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफ़ी हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए, यानी सिक्के मुद्रा के रूप में चलते थे, तो सबसे पहले चांदी और तांबे के सिक्के बनाए गए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय ये माना गया था जब ये ऐसे सिक्के बनते थे। इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। तो अब प्रश्न आ रहा है कि आहत सिक्के क्या है, तो ये भी आपकी जानकारी में होना जरूरी है। तो देखिए आहत सिक्के क्या है। आहत सिक्के इस प्रकार से होते हैं। आहत सिक्के, आहत जैसे कि आहत शब्द से ही स्पष्ट है। आहत यानी आहत करना, किसी को वेदना देना, किसी को दर्द देना, किसी को पीट पीट के दुखी करना। तो ये जो आहत सिक्के वगैरह बनाए जाते थे, ये इस प्रकार के सिक्के होते थे जिसका कोई साँचा या आकार है वो सुनिश्चित नहीं होता था, सुंदर नहीं होता था, लेकिन ये धातु विशेष से बने होते थे, खासतौर से चांदी की धातु, या ये शुरुआती दौर के सिक्के हैं जिन्हें आहत सिक्के कहा गया है। तो आहत सिक्कों की परिभाषा ये देखिए, 2 नंबर का प्रश्न आपका आहत सिक्कों से संबंधित आता है कि आहत सिक्के किसे कहते हैं। तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी इनको कहा जाता है। तो ये पंचमार्क या आहत सिक्के क्या है, तो इसकी परिभाषा आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इन सिक्कों का कोई नियमित आकार नहीं होता था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे। आहत सिक्के धातु के टुकड़ों पर चिन्ह विशेष या ठप्पा मारकर या पीट कर बनाए जाते थे। पीटना जैसे किसी चीज को कूट कूट कर, पीट पीट कर बनाना। आहत सिक्कों को धातु की अधकरनी पर हथौड़े से पीटा जाता था और फिर इसको आकार दिया जाता था, यही है आहत सिक्के। तो इस प्रकार ये आहत सिक्के भी महत्वपूर्ण थे। पहले इनको जो है चांदी से ही बनाया गया था, बाद में अन्य धातुओं से भी ये सिक्के हैं वो बनाए गए थे। मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों के बारे में भी पता लगाया। मुद्रा शास्त्री जो मुद्राओं का अध्ययन करते हैं, मुद्राओं के बारे में जानकारी रखते हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, तो आप यहाँ पे शास्त्रियों सही कर सकते हैं, ठीक है। शास्त्रियों ने मुद्राओं की जानकारी रखने वाले या सिक्कों की जानकारी रखने वाले मुद्रा शास्त्री कहलाते हैं। और
इनका प्रयोग यानी सिक्कों का प्रयोग क्या होता था, वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों में पता लगा है कि आज सिक्कों पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया जाता था, यानी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ये आज सिक्के हैं वो जारी किए जाते थे। लेकिन ऐसा संभव है कि धनी लोगों, व्यापारियों, नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हैं। शासकों की प्रतिमा उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए गए थे। यहाँ पे 1 नंबर का सीधा प्रश्न बन रहा है कि शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सर्वप्रथम के शासकों ने अपने सिक्के जारी किए थे। तो आपको याद रखना है, हिंद यूनानी शासकों ने ऐसे सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए थे। सोने के सिक्के सबसे पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। यहाँ पर भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, तो आपको याद रखना है कुषाण शासकों के द्वारा। और सोने के सिक्के, ठीक है, उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य धातुओं या वस्तुओं के व्यापार में किया जाता होगा। दक्षिण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में रोमन सिक्के मिले। अब रोमन सिक्कों का मिलना दक्षिण भारत के अंदर, यानी कि दक्षिण भारत में चोल, चेर या पांडे जैसी सरदारियां मौजूद थी, तो उस समय उनका व्यापार रोम की सभ्यता के साथ रहा होगा, जो कि यूरोप की सभ्यता कह सकते हैं, रोमन साम्राज्य, और वहाँ पर रोमन सिक्कों का मिलना रोम के साथ उनके व्यापारिक दृष्टिकोण को बताता है। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धे शासक, राजवंश कह सकते हैं, द्वारा तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे। गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा सोने के भव्य सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों में सोना उच्च गुणवत्ता का था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जिसे गुप्त काल में सोने के सिक्के तो यहाँ पर भी मिले, लेकिन गुप्तकालीन जो स्वर्ण के सिक्के मिले हैं वो विशुद्ध सोने से बने हुए। विशुद्ध सोने से बना हुआ सिक्का यानी कि शुद्धता का परिणाम आप या कह सकते हैं 24 कैरेट, 23 कैरेट, ये गुप्तकालीन सिक्कों की उच्चता या गुणवत्ता के बारे में बताता। तो ये यहाँ पर भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। और तांबे के सिक्के हैं वो योद्धे शासकों ने पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र में, यहाँ पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। अब क्या वजह रही कि छठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण व्यापार में कमी आ गई। अब जब व्यापार में कमी होगी तो सिक्कों का आदान प्रदान कम हो जाएगा। और जैसे कि रोमन साम्राज्य और व्यापार का माध्यम क्या होता था, स्वर्ण या चांदी के सिक्के हुआ करते थे, लेन देन होता था। और जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ होगा, व्यापार कमजोर पड़ गया होगा, तो सिक्कों का आगमन भी कमजोर पड़ गया होगा। फिर दूसरा कारण के अन्य इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नए तंत्रों का उदय हुआ था, जिसके कारण नई नई व्यवस्थाएं लागू की होगी। और ऐसे में ये भी एक रीज़न, ये कारण रहा होगा कि सोने के सिक्कों का प्रचलन कम हो गया होगा। फिर आर्थिक संकट की, कई हर बार आर्थिक संकट ना हो या अर्थव्यवस्था हमेशा मजबूत रहे, ऐसा भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी विपदा, कभी आपदा, तो ये कई हालात जो होते हैं, कभी राज्यों का कमज़ोर होना, कभी उत्तराधिकारियों का कमज़ोर होना, कभी शासक का अयोग्य होना, तो ये ऐसी जब सभी चीज़ें जो है राज्य के अंदर होती है तो आर्थिक संकट भी उत्पन्न होते हैं और अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। और जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो निश्चित तौर पर सोने जैसी बहुमूल्य धातु का उपयोग भी कम पड़ जाएगा और सिक्के भी जारी नहीं किए जा सकेंगे। तो ये भी एक कारण रहा होगा। इतिहासकार अपने कारणों को इस प्रकार से बताते हैं। अब है अभिलेख। देखिए, अब प्रश्न है कि अभिलेख क्या है या अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। देखिए, तो अभिलेख तो आप सबको पता है कि किसी जो है कठोर धातु, कठोर सतह या कठोर पत्थर या किसी भी प्रकार से कठोर वस्तु के ऊपर उभार कर जिन चीज़ों को, जिन उपलब्धियों को लिखा जाता है उसे अभिलेख कहा जाता है। और अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि अभिलेख यानी कि जैसे अभिलेख पाली भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में लिखे गए, विभिन्न लिपियों में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, तो उनका अर्थ, क्योंकि हर भाषा को इतिहासकार नहीं समझ सकता, लेकिन वो किस आधार पे उसका अनुकूल जो है उसका निष्कर्ष निकालते हैं, कैसे उसको समझते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अभिलेख का अर्थ निकालने के लिए विद्वान विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते हैं, यानी जो विदूषक होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो पहले लिपि की समझ रखते हैं और अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारी जुटाते हैं, प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपियों से मिलान भी करते हैं और उसके बाद वो किसी जो है आकलन पर पहुंचते हैं। जैसे कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन,
ये आपका इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया? भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं इनमें प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल है वो ब्राह्मी लिपि है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, जो कि मौर्यकालीन अभिलेख है, अशोक सम्राट अशोक, और अशोक के अभिलेख मिले हैं वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में थे। 18वीं शताब्दी में यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता लेकर आज के समय की बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन किया। यानी जो विद्वान थे जिनको जानकारी रखनी थी या अभिलेख के बारे में वो कुछ जानना चाहते थे, तो उन्होंने सहायता लेकर ब्राह्मणों से लिपियों का अध्ययन किया और इनके अक्षर का प्राचीन अक्षरों से तुलना की। अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे, लेकिन ये प्राकृत में लिखे गए थे। यानी उन्होंने सोचा कि शायद ये अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि ये प्राकृत में लिखे गए थे। फिर कई दशकों की मेहनत के बाद अशोककालीन अभिलेखों का अर्थ जिस विद्वान ने निकाला है उसका जो है, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, या कह सकते हैं जेम्स प्रिंसेप। ये एक यूरोपीय अंग्रेज अधिकारी थे और इन्होंने, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक काल की ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेखों का अर्थ 1838 में निकाल लिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि ब्राह्मी लिपि का अर्थ सबसे पहले किसने निकाला था? तो आपको याद रखना है जेम्स प्रिंसेप ने। और कब निकाला था? तो 1838 में। ठीक है, अभिलेखों से हमें कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं या ऐतिहासिक साक्ष्य कैसे मिलते हैं? तो पहले तो अशोक की उपाधि, जिसे उसे देवानाम प्रिय या कहा गया है, देवानाम प्रिय या जो है प्रियदर्शी नाम है वो मिलता है, तो देवानाम प्रिय। ठीक है, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय यानी जो देवताओं को प्रिय है, तो ये शब्द मिलता है। ये आप गलत करें, ये राइट करें, देवानाम प्रिय मिलता है। तो ये अशोक की उपाधि है, वो अशोक का डायरेक्टली प्रॉपर नाम नहीं मिलके देवानाम प्रिय मिलता है। तो इतिहासकार ये लगाते हैं अंदाजा कि ये अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ नाम है, अर्थात जो देवताओं को प्रिय है। फिर दूसरा अर्थ मिलता है प्रियदर्शी। ठीक है, जो है प्रियदर्शी मिलता है, प्रियदर्शी यानी कि सुंदर मुख वाला, सुंदर दर्शन वाला, अर्थात जो देखने में सुंदर हो, जिसकी मुखाकृति सुंदर हो, मनोहर मुखाकृति वाला, तो उसे प्रियदर्शी कहा गया है। तो ये भी अशोक के लिए ही, ये भी उपाधि है वो अशोक को ही दी गई है। तो ये आपको याद रखना है कि जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय शब्द का अर्थ है वो निकाला है, जिसका अर्थ अलग अलग होता है। और मनोहर मुखाकृति वाला, जिसका अर्थ है देखने में सुंदर, या प्रियदर्शी का अर्थ जो सुंदर लगता है। अब खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, या ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि? ठीक है ना, तो ब्राह्मी को किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। और खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख पश्चिमोत्तर में मिले हैं। पश्चिमोत्तर यानी जो भारत देश है, भारत का ये अगर क्षेत्र है, हम इधर देखें तो ये हमारा भारत का हिस्सा है। ठीक है, और पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र माना गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में हिंद यूनानी शासकों का शासन था। इन शासकों ने सिक्कों में अपने नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखवाए गए थे, और यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया और इसका अर्थ निकालने का प्रयास है वो किया। तो इस प्रकार से उन्होंने खरोष्टी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया और अक्षरों को हल्के ढंग से, यानी अभिलेख की साक्ष्य सीमा, यानी किस हद तक अभिलेख है वो हमें सबूत के रूप में महत्वपूर्ण जो है होते हैं, और किस प्रकार से उनको सही साक्ष्य के रूप में मान सकते हैं। तो अभिलेखों का हल्के ढंग से उत्कीर्णित होना और अभिलेखों का नष्ट हो जाना। अभिलेख तब तक हमारे लिए सबूत नहीं बन पाते हैं जब तक वो हल्के ढंग से लिखे होते हैं, यानी उभारा अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में शब्द स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, और कई बार अभिलेख नष्ट हो जाते हैं तो भी हमें किसी न किसी प्रकार की इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है, हम उससे वंचित हो जाते हैं। अभिलेखों पर अक्सर लुप्त हो जाना, और कुछ अभिलेख सुरक्षित नहीं बचे, यानी अभिलेखों पर अक्सर लुप्त हो जाते। अक्षर लुप्त हो जाना, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, अक्षर यानी कि लेखन जो है वो लुप्त हो जाता है, घिस जाता है, मिट्टी वगैरह उसके अंदर लंबे समय तक जम जाती है और उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो खो जाता है। और कुछ अभिलेख सुरक्षित भी नहीं है, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो पाते हैं। अभिलेखों के शब्दों का वास्तविक अर्थ की पूरी जानकारी नहीं होना, इतिहासकार उस समय भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें शब्दों का सही अर्थ पता न हो और वो सही कंक्लूजन नहीं दे पाते, सही निष्कर्ष नहीं दे पाते हैं। तो अभिलेख जब तक हमारे लिए पूरी तरह से स्रोत के रूप में हमारे सामने उपस्थित न हो तब तक अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, और जब हमारे लिए पूरी तरह से अभिलेख हमारे सामने सही रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तभी अभिलेख किसी भी व्यवस्था की जानकारी देने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत का काम करते हैं। अभिलेखों में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानकारी न होना या जानकारी नहीं लिखना। रोजमर्रा की जिंदगी को कभी भी अभिलेखों में नहीं लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ अभिलेख है एक पेचीदा या कह सकते हैं बड़ी मेहनत का काम होता है, जिसे उभार कर जो है छेनी हथौड़े से शब्दों को उतारना होता है या उभारना होता है, और ऐसी स्थिति में मुख्य उपलब्धियों को ही अभिलेखों के अंदर है वो छापा जाता है या लिखा जाता था, और ये बहुत ही छोटे और शॉर्ट अभिलेख ही होते थे। तो इस प्रकार से अभिलेखों की भी एक साक्ष्य सीमा है, एक लिमिटेशन है। साक्ष्य सीमा से मतलब है लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन या तो अभिलेखों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं जब अभिलेख सही रूप में प्राप्त होते हैं, और अगर वो सही रूप में प्राप्त नहीं होते तो जो है अभिलेख का महत्व है वो लुप्त हो जाता है, या वो अभिलेख हमारे लिए जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है वो नहीं बन पाते हैं। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 2, राजा, किसान और नगर, और ये आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभी को।